नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको गायनेकोमेस्टिया जो हमने लास्ट टाइम एपिसोड रिकॉर्ड किया था उसके पार्ट 2 पर लेके चल रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जाना था कि गायनेकोमेस्टिया यानी कि जो पुरुषों में बढ़ा हुआ स्तन की समस्या होती है वो क्या होती है, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, उसकी बारे में और किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, किस तरह से उसको उस समस्या को दूर किया जा सकता है, उसके बेसिक्स को हमने जाना था। लेकिन हमने उसके बाद जो पार्ट छोड़ा था आपके लिए, क्योंकि ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, उसमें आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि इस समस्या का जो ट्रीटमेंट है, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो किस तरह का है और कैसे इस समस्या से कोई भी व्यक्ति बहुत कम समय में निजात पा सकता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्व लोया, जो कि जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं और भोपाल से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम पुनः इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि है गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया को लेकर के लास्ट टाइम आपने हमको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बारीक बारीक बातें बताई थी, लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं इस एपिसोड में जिसमें कि हम बात करेंगे कि इस समस्या के ट्रीटमेंट्स किस तरह के अवेलेबल हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी, तो रविंद्र जी, जैसा आपने मुझसे पूछा कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं गायनेकोमेस्टिया के लिए, जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो गायनेकोमेस्टिया के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो एकमात्र ऑप्शन सर्जरी है। कारण ये है कि जो स्टबर्न फैट का डिपॉजिट होता है वो किसी भी दूसरे तरीके से नहीं जाता। आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लें या डाइट कर लें, ये उससे ठीक करना संभव नहीं है। जी, तो सर इसके बाद चलेंगे, जैसे कि आपने डाइट वर्ड बोला, अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की, तो उसको डाइट के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या गायनेकोमेस्टिया के केस में भी ये पॉसिबिलिटी बनती है? जो गायनेकोमेस्टिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उसको ठीक नहीं किया जा सकता डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के द्वारा। हाँ, ये एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। यदि कोई आदमी है जो वेट गेन कर रहा है और जिसमें पॉसिबिलिटी है वेट गेन होने के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस होने की, या आगे पॉसिबिलिटी है गायनेकोमेस्टिया डेवलप होने की ड्यू टू फैटी इन्फिल्ट्रेशन या वेट गेन की वजह से, वो चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम लोग डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करें। ऑलरेडी जो गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो गया है उसको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से ठीक करना संभव नहीं है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि डाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है और किसी तरह से डाइट के थ्रू इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात जरूर आपने कही, लेकिन अब चूंकि अगर कोई व्यक्ति को ये समस्या हो ही गई है तो जब सर्जिकल ऑप्शंस ही अवेलेबल है, तो हम अब इससे आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सर्जिकल ऑप्शंस जो हैं वो किस तरह के अवेलेबल हैं। सर्जिकल ऑप्शंस, कन्वेंशनल ऑप्शंस जो रहे हैं उसमें ओपन सर्जरी एक ऑप्शन रहता था जो आमतौर पे जनरल सर्जन्स परफॉर्म किया करते थे। आजकल हमारे पास उससे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। जो बेस्ट ऑप्शन आज के ज़माने में उपलब्ध है उसे हम लोग लाइपोसक्शन की पद्धति कहते हैं। लाइपोसक्शन के थ्रू जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन होता है छाती में, वो सारा का सारा फैट गला के निकाला जा सकता है एक बहुत छोटे से पोर्ट से, जो यूजुअली सर्जरी के बाद दिखाई भी नहीं देता या उसको लोकेट करना भी मुश्किल होता है कि वो कहाँ पे बनाया गया था। मतलब स्कारलेस आप कहना चाह रहे हैं? बेसिकली ये होता है कि स्कार जो होता है वो बेयर मिनिमम स्कार होता है। जी, बेयर मिनिमम स्कार होने का मतलब ये है कि जो एस्थेटिक आउटकम है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, उसके साथ साथ हम लोग ग्लैंडुलर एक्सीजन करते हैं। ग्लैंडुलर एक्सीजन के लिए हम लोग एक बहुत छोटा सा पोर्ट बनाते हैं, एक छोटा सा छेद निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के लेवल पे बनाते हैं और पूरा ग्लैंड रिमूव कर देते हैं। तो ये जो पद्धति है पूरा का पूरा लाइपोसक्शन करना यानी कि फैटी इन्फिल्ट्रेशन को दूर करना और दूसरा ग्लैंडुलर एक्सीजन करना, ये आजकल की लेटेस्ट पद्धति है गायनेकोमेस्टिया को ट्रीट करने के लिए। जी, तो सर इसमें अमूमन टाइम कितना लग जाता होगा अगर हम सर्जरी की बात करें? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्फिल्ट्रेशन का लेवल कितना है, यानी कि कितना बढ़ा हुआ गायनेकोमेस्टिया है, किस ग्रेड का गायनेकोमेस्टिया है। ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया यानी कि हल्का फुल्का स्तन का उभार जो पुरुषों में होता है वो करीब करीब 1 घंटे का टाइम लेता है। यदि जनरल सर्जरी में यदि हम लोग इसको जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ऑपरेट करें, और अगर मान लीजिए ग्रेड 4 है तो वो 2.5 से 3 घंटे तक का टाइम ले सकता है अगर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ऑपरेट किया जाए। ओके, तो सर इसके बाद बात आती है, क्योंकि अक्सर सर्जरी का जब नाम आता है तो अक्सर लोग डर जाते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह की शंकाएं आने लगती हैं। सबसे पहले ये
पूछते हैं कि सब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे, सेफ तो रहेंगे। तो इस सर्जरी को लेकर के भी हमारे दर्शकों के दिमाग में निश्चित रूप से कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, और वो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के आ रहे होंगे। तो ये सर्जरी कितनी सेफ है, अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई रिस्क है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा एजुकेट करें। बराबर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये कहना कि कोई भी सर्जरी बिल्कुल खतरे से खाली है या किसी सर्जरी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट नहीं होते, तो ये कहना गलत होगा। यदि किसी भी सर्जरी को ठीक तरीके से परफॉर्म किया जाए, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा जाए, ढंग की जगह पे ऑपरेट करा जाए, ठीक हॉस्पिटल, ठीक एनेस्थेटिस्ट और ठीक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ऑपरेट किया जाए, तो किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसका चांस मिनिमम हो जाता है। यानी कि ठीक क्वालिटी की मशीनरी, ठीक आईसीयू फैसिलिटीज, ठीक तरीके का पोस्ट ऑप केयर, यदि हम लोग हर चीज का ध्यान रखें तो ओवरऑल आउटकम सर्जरी का बहुत बढ़िया रहता है। यह बात बहुत जरूरी है कि जब हम लोग सर्जरी के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करें तो उसका चुनाव जो होता है वो बिल्कुल ठीक तरीके से होना चाहिए। आइडियल कैंडिडेट के ऊपर यदि ये सारी की सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हुए करें जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई हैं, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बेयर मिनिमम होते हैं। जी सर, आपने एक आइडियल वर्ड यूज़ किया, तो उससे बात निकल के आती है कि ये आइडियल कैंडिडेट कौन होता है, कैसे आप स्क्रूटनी करते हैं, कैसे आप डिटरमाइन करते हैं कि फला व्यक्ति इस सर्जरी के लिए सूटेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं पेशेंट के, वो बिल्कुल ठीक रेंज में आने चाहिए। यानी कि पैरामीटर्स जो होते हैं जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गए, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज यानी कि क्या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है पेशेंट को, जैसे कि मान लीजिए कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसमें सर्जरी जो होती है वो थोड़ी सी दिक्कतदेह हो सकती है। इस तरीके के पेशेंट्स में ब्लीडिंग आमतौर पे नॉर्मोटेंसिव पेशेंट से ज़्यादा रहती है। यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है तो घाव भरने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। यदि हम ये बात का ध्यान रखें कि पेशेंट का चुनाव ठीक तरीके से किया गया है, या यदि पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि जैसे कि पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया है और उसको ऑपरेट करने के पहले उसका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ठीक रेंज में रहे, जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, हीमोग्लोबिन उसका बिल्कुल नॉर्मल रहे, किसी तरीके का ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन उस पेशेंट को ना हो, और किसी तरीके की और कोई कोमॉर्बिडिटी या लंबी चलती हुई डिजीज ना हो, तो इस तरीके से यदि हम लोग देखभाल के चुनाव करें पेशेंट का ठीक तरीके से और फिर उसको एडवाइस करें कि वो सर्जरी के लिए जाए, तो कॉम्प्लिकेशन का रेट बेयर मिनिमम रहेगा। तो सर अब बात आती है ये सर्जरी के लिए, मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आता है तो उसके दिमाग में वैसे भी तमाम क्वेश्चंस होते हैं, सर्जरी के बाद क्या ये समस्या वापस आएगी, कितना लास्ट करेगी, ये सारी चीज़ें भी उसके दिमाग में होती हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि आज हमने इस सर्जरी को करा लिया, कुछ समय बाद वापस गायनेकोमेस्टिया हमको हो गया। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करें। जी, यदि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी प्रॉपर तरीके से की जाए, कंप्लीट फैट इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से निकाल दिया जाए और ग्लैंडुलर एक्सीजन बिल्कुल ठीक तरीके से किया जाए, तो चांसेस ऑफ रिकरेंस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। यानी कि एक बार यदि सर्जरी करी, इट कैन लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। ओके, तो सर बात आती है पोस्ट ट्रीटमेंट की। तो ये अगर सर्जरी किसी व्यक्ति ने कराई है तो उसको रिकवर होने में और वापस अपने काम पर लौटने में कितना समय लग सकता है? रिकवर होने में जब हम लोग ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, तो 24 आवर्स का एडमिशन हम लोगों को उसका रखना पड़ता है हॉस्पिटल में, ताकि हम लोग उसकी पोस्ट ऑप केयर ठीक से कर पाएं। नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया जाता है पेशेंट को। पेशेंट अपना जनरल रूटीन जो होता है, बेसिक जनरल रूटीन यानी कि हल्का फुल्का नहाना धोना, चलना फिरना, या हर रोज की जो एक्टिविटीज होती हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर चालू कर सकता है। हल्की फुल्की बेसिक एक्सरसाइजेस जो होती है 7 से 10 दिन के अंदर चालू की जा सकती हैं। हैवी एक्सरसाइजेस 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर चालू की जा सकती हैं। रिकवरी फेज के दौरान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गायनेकोमेस्टिया को ऑपरेट करने के बाद पेशेंट प्रेशर गारमेंट नाम की जो चीज़ होती है वो बिल्कुल बराबर पहने। ये बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि स्किन और मसल के बीच में जो सबक्यूटेनियस फैट था जो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के दौरान निकाल दिया गया है, वो स्पेस को ऑब्लिटरेट करने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लायक है कि प्रेशर गारमेंट्स का यूज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरे महीने भर के लिए किया जाए। तो सर आपने बताया कि पोस्ट सर्जरी क्या क्या एहतियात रखनी चाहिए, और आपने एक यही इंस्ट्रक्शन भी बताया है कि जो प्रेशर गारमेंट्स होते हैं उनको भी पहनना चाहिए,
तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से हील ना हो जाए सारी चीज़ें। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको लगते हैं जो पेशेंट को पोस्ट सर्जरी ध्यान में रखना चाहिए? जी बिल्कुल, किसी भी तरीके का वेरी हैवी वेट लिफ्टिंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज पेशेंट को पूरे महीने भर तक नहीं करनी है। दूसरी बात ये रहती है कि जो पोर्ट साइड के ऊपर हम लोग स्टिच यूज़ करते हैं वो गीले नहीं होना चाहिए। हालांकि आजकल जो ऑपरेटिव पोस्ट ऑप ड्रेसिंग्स होती हैं वो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स अवेलेबल हैं, फिर भी पेशेंट को बनते कोशिश इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी से गीली ना हो। ये दो मेन बातें रहती हैं जिनका हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है जो काफ़ी समय से हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर कोई चोट लगती है और उसकी अगर सर्जरी हुई है या उस पर स्टिचेस लगे हैं तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो ये कहाँ तक वैलिड रीज़न है? अगर है तो बताएं इसके बारे में भी। ये बात किसी भी आर्टिकल या किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर प्रूवन नहीं है। हालांकि जो भ्रांति हमारे देश में चलती आ रही है या जो पेशेंट समझता है कि किसी भी तरीके का मिर्च मसाला तेल खटाई सर्जरी के बाद नहीं खाना चाहिए, यदि इस चीज़ का अवॉइडेंस किया जा सकता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इससे होने वाले बेनिफिट का कोई भी प्रूवन या साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद चलते चलते एक प्रश्न और है कि सर्जरी भी हो गई, पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस भी आपने बता दिए। अब पेशेंट जब घर पहुंच जाता है तो उसका ये दिमाग में रहता है कि भाई मेरी जो सर्जरी हुई है तो मेरा जो नॉर्मल, आप जैसा बोल रहे हैं कि गायनेकोमेस्टिया की जब सर्जरी होती है तो वापस आपके ब्रेस्ट जो है नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये कितना टाइम लगता है इनको नॉर्मल होने में? गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद में जो ऑन टेबल रिजल्ट होता है वो लगभग 80% ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट होता है। यानी कि हम लोगों को जो ऑन टेबल दिख रहा है वो रिजल्ट लगभग परमानेंट रिजल्ट रहता है। हालांकि सर्जरी के बाद में कुछ लेवल तक सूजन या स्वेलिंग जिसे हम लोग कहते हैं वो मौजूद होती है, जिसको पूरी तरीके से जाने में लगभग 21 दिन से 28 दिन का समय लगता है, 3 से 4 हफ्ते कह लीजिए। इतना पूरा हो जाने के बाद जो रहता है, जो रिजल्ट आता है वो फुल एंड फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है सर, तो मतलब आपने हमारे पेशेंट्स या हमारे जो दर्शक हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं और इस सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में चल रहे तमाम प्रश्नों के आपने आज उत्तर दे दिए हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो से, इनके दोनों पार्ट से उन पेशेंट्स को बहुत मदद मिलेगी जो इस समस्या से पीड़ित हैं और किन्हीं वजहों से डर के मारे या और दिमाग में जो उनकी कई भ्रांतियां हैं वो सर्जरी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो वो देखते हैं तो उनको जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और वो इस सर्जरी को कराएंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत 24 घंटे में कुल मिला करके आपकी छुट्टी हो जाती है और विद इन अ वीक और सो आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ सकते हैं, अपने काम पे आप वापस लौट सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही साइंस का वरदान है, मेडिकल साइंस का, और इसका उपयोग और इसका फ़ायदा ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर उठाना चाहिए जो इस समस्या की वजह से शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। तो सर, आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी चलते चलते मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में उन प्रश्नों को कवर नहीं किया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, हम उनसे एक बार फिर उनसे चर्चा करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम आंसर कराने की उनकी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।